हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट टू 53। रेस्ट ऑफ ऑल अदर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। होप सो कि सारा इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाए आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लिबरल नेशनलिस्ट किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो 3 में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के अंदर जो ये बिजनेस क्लास थी, ट्रेड करके बिजनेस करके इमर्ज हुई थी, और ये लिबरल थे, न्यू सोच के थे, ये फ्रीडम चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, और मोनार्की को अपोज करते थे। तो ये इकोनॉमिकली अगर हम देखें, ट्रेड करके ही ये क्या बने थे, रिच बने थे बहुत ज़्यादा। तो इनको एजुकेशन की वैल्यू पता था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस को इसीलिए ज़्यादा फेवर करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एजुकेटेड होने की वजह से ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू पता था, और इसीलिए वो इस पे ज़्यादा प्रेशराइज करते थे और मोनार्क को अपोज करते थे। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830। 1830 में जो अपहील आया था वो कहाँ पे आया था? सीधी सी बात है, फ्रांस में। क्योंकि अगर हम देखें डेट वाइज, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल असेंबली थी, वो बना। उसके बाद फिर मोनार्क सिस्टम ले आते हैं नेपोलियन 84 से लेके 1815 तक। लेकिन बहुत सारे चेंजेस हैं जो बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं सिस्टम को, सेंट्रलाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है। उसके बाद लेकिन 1815 से लेके 1830 तक कौन आ जाते हैं? 1815 से लेके 30 तक कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं। नेपोलियन को वो वाटरलू की वॉर में हरा देते हैं 1815 में, और प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों के चारों मिलके। और फिर से 1850 से लेके 1830 के बीच में कंजर्वेटिव रूल तो कर ही रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके अपोज में कोई नहीं था। तो रेवोल्यूशनरीज थे जो उनके अपोजिशन में सीक्रेटली वर्क कर ही रहे थे, और लिबरल भी थे जो उनके अपोजिशन में थे। तो करते 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 1830 में फिर से एक अपहील आता है, और जो लिबरल होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जो कि कमर्शियल क्लास थी ये, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, जो बर्बन फैमिली के जो लुइस फिलिपी होते हैं, तो उनको क्या करा था, क्योंकि उनको रिस्टोर कर लिया था कंजर्वेटिव्स ने 1815 में, तो उनको ओवरथ्रोन कर देते हैं, और फिर से वो मोनार्की सिस्टम को हटाते हुए क्या कर देते हैं, एक अकॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम लेके आते हैं। लुइस फिलिपी को कहते हैं, भाई बैठे रहो आप सीट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1830 का मतलब था कि लिबरल ने कंजर्वेटिव्स को उखाड़ के फेंक दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लुइस फिलिपी थे, जो उनको कंजर्वेटिव्स ने उनके फैमिली से बिलोंग करते हुए बैठाया था इनको सिंहासन पे, तो मतलब इनको सीट दी थी, तो वो हट जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि राजा को नहीं हटाया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम 1830 में आता है। ये पूरा डेट वाइज आपको ध्यान रखना, ताकि कोई भी डेट आती है तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। भाई सीक्रेट सोसाइटी तो बनी रही थी, मैंने आपको बोला है कि 1815 में जब कंजर्वेटिव आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई अपोज नहीं कर रहा था, कर रहे थे। उन्हीं में से एक फेमस रेवोल्यूशनरीज़ में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ थे, लेकिन उनमें से एक फेमस नेम रहा जो कि लिबर्टी और फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइटिंग करी और स्ट्रगल करा। तो इटली के जो ग्यूसेप मैज़ीनी थे, उनका जन्म जिनोवा में 1807 में हुआ था। तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और उसमें से ये यंग इटली इन मसल्स में बनाई थी, यंग यूरोप इन बर्न में बनाई थी। ये जो थे, इनका माइंड ऐसा था कि ये क्या चाहते थे कि नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, कि जो है ये मोनार्की के अपोज थे, नेशन स्टेट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और अपोज करते थे मोनारिकल सिस्टम को। तो ये आपको ग्यूसेप मैज़ीनी का नेम ध्यान रखना है, रेवोल्यूशनरीज़ में से एक फेमस नेम रहा है, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, क्योंकि लिबरल तो फाइटिंग कर ही रहे थे, अपोज थे, लेकिन ये भी रेवोल्यूशनरी भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो 1815 से लेके 1830 के बीच में ये वर्क था जो चल रहा था।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल सफरेज किसे कहते हैं, तो ये तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फोकस करना है, आप रीडिंग करते हैं तो कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनको कैच किया करो, और रेस्ट ऑफ जो होते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है एक्सप्लेनेशन को, आंसर में भी वो एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें अब माइंड में वो सेट हो जाते हैं कि हाँ ये इसका आंसर है। तो जब आप रीडिंग करते हैं वर्ड्स पे फोकस करो, हेडिंग पे फोकस करो, वो हेडिंग है वो किससे रिलेटेड है, उसकी डेट देखिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप इस तरीके से रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में एग्ज़ाम के अंदर वो क्लिक होंगी। और जैसे कि एमसीक्यूज़ हैं तो वो भी आपको होपफुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जैसे कंजर्वेटिव्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कौन थे, और यहाँ पे बोला है नॉट अ फीचर, भाई नॉटा ध्यान रखना है क्योंकि हमें पता है फीचर्स कौन से, फीचर कौन सा नहीं है, तो वो तो और भी ईजी है क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव कौन है। कंजर्वेटिव बिलीव इन एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी ठीक है। कंजर्वेटिव स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफरेंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, ये भी सही है। कंजर्वेटिव प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, नहीं, क्योंकि वो पुराने टाइम में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जो मॉडर्नाइज करा था नेपोलियन ने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस थे, सेंट्रलाइज करा था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो सही था, उन्होंने भी समझ लिया था कि चेंज अच्छा है, तो वो वापस प्री रेवोल्यूशनरी डेज में नहीं जाना चाहते थे। एंड वर अगेंस्ट टू द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइज टू स्ट्रेंथन मोनार्की, नहीं ये भी गलत है, वो मॉडर्नाइज के अगेंस्ट नहीं थे, वो चाहते थे मॉडर्नाइज हो, बट वो सिर्फ कंजर्वेटिव्स का मतलब था कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब था कि ऐसा नहीं है कि एक साथ तुम हमें उखाड़ के फेंक दो, राजा थे उनका पास्ट था, तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास्ट की हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन लिबरल क्या थे, वो ये चाहते थे कि क्विक चेंज होना चाहिए और मोनार्की बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो लिबर्टी और फ्रीडम पे वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो ये थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव बिलीव इन द मोनार्की चर्च एंड अदर सोशल हायरार्की, ये भी सही है। तो नॉट वाले में आपको सी लगाना है, बाकी तो कंजर्वेटिव से मैच करते ही हैं। व्हाट इज़ द लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म हमें पता है ये जो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका रूट है लिबर, जिसका मतलब है फ्री यानी फ्रीडम। तो हमें पता है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वलिटी फॉर ऑल द पीपल, द बिफोर द लॉ, यानी कानून के आगे सब बराबर है, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की। तो ये लिबरलिज्म का मीनिंग है, और जो लिबरल थे वो इसी के ऊपर स्टैंड थे, इसी को चाहते थे कि लिबर्टी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए, और इसीलिए वो मोनार्क को अपोज कर रहे थे, क्योंकि उसमें लिबर्टी तो रह ही नहीं जाती है, लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं है मोनार्की सिस्टम में। तो भाई सीधी सी बात है, जो राजा ने कहना है वही करना है। इसमें बोला है कि कौन कौन सी टेरिटरीज थी जो हम्सबर्ग एम्पायर में इंक्लूड थी। तो ये आप अल्पाइन रीजन दे रखा है जिसके अंदर ये सारे थे, हमने ये सारा पढ़ा ही था फर्स्ट, तो ये आप इसमें टिक लगा लीजिए, ये सारे रीज़न थे ही उसके अंदर। ये ऑलमोस्ट आप एक बार रीडिंग कर लेना तो आपको बेस्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना में पता है वियना एक ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और उस टाइम पे जो मैटरनिटी ड्यूक थे वो इसके चांसलर थे। तो स्टूडेंट हमें पता है कि किसने नहीं ज्वाइन करी है, तो किसने करी है वो ध्यान रखो। जैसे ब्रिटेन ने करी थी, रशिया ने, प्रूशिया ने करी थी, ऑस्ट्रेलिया ने करी थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं था। तो डिड नॉट वाले पे आपको टिक लगाना है, तो स्विट्ज़रलैंड आपको ध्यान रखना है। फिर है कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1850 वॉज। जो आप कंजर्वेटिव रिजिम की बात करें तो 1850 में जो सेटअप हुआ था तो वो क्या था? सीधी सी बात है, वो ऑटोक्रेटिक था, यानी मोनार्की पावर है जिसकी पावर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है वो ऑटोक्रेटिक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई थी, वियना में जो ट्रीटी हुई थी, तो सीधी सी बात है ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे इफ़ेक्ट नहीं करा था और बाकी सब चीज़ें चेंज कर दी थी? तो ये भी कर दिया था, बर्बन फैमिली के जो लुइस फिलिपिन थे उनको बैठाया था मतलब सिंहासन पे कि आप बैठ जाओ, तो मोनार्की तो रिस्टोर हो गई थी। ये तो हमने देखा था, रिस्टोर द पावर ऑफ ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव बर्बन फैमिली
थी जो उनकी डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाता है। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 वॉज चेंज नहीं, क्योंकि 39 जो ये कॉन्फेडरेशन किया गया था जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, यानी 39 जो स्टेट थे उनका जो कॉन्फेडरेशन किया था किसने, नेपोलियन ने। तो नेपोलियन का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जो चेंज इन्होंने बनाया था कि जिस प्लेस को उन्होंने ऐड करा था, कॉन्फेडरेशन करा था, उस 39 स्टेट थे उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, उसको वैसे के वैसे ही रखा गया। तो क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हम कह सकते हैं कि वो चेंजेस थे। फ्रांस लॉस द टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जो टेरिटरीज़ को लॉस्ट किया था तो वो इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन के अंडर जो एनेक्स थी, जो जो उसने कब्जा करा था टेरिटरी पे, वो लॉस्ट होने लगी थी, यानी उस पर अब यूरोपियन जो ये ताकत थी उन्होंने उस पर कर लिया था कंट्रोल। हाँ ये सही है। प्रुशिया गेट पोलैंड, रशिया गेट, ये सही है। तो नोट वाला पूछा है तो आपको लिखना है वॉज चेंज वाला, कि उसको कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 वॉज चेंज, इसको चेंज कर दिया गया था, ये नहीं हुआ था। बाकी ये था कि नेपोलियन ने जिस पे कब्जा करा था वो स्टेट ले लिए गए थे, वो टेरिटरीज ले ली गई थी, क्योंकि बाउंड्री जो थी नदन सदन वाला जो एरिया था ऑस्ट्रिया को भी मिला था, और जो रशिया है उसको पोलैंड मिल गया था, और ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है। तो इन्होंने आपस में फ्रांस की बाउंड्रीज़ पे क्या कर लिया था, अपना एस्टेब्लिशमेंट करा था एम्पायर का, कि नेक्स्ट टाइम पे वो अपने आप को एनेक्स ना कर सकें, बढ़ा ना सकें टेरिटरीज़ को। तो फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए उसकी बाउंड्रीज़ पे, उसकी टेरिटरीज़ पे कंट्रोल कर लिया था, और उसको वहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। ठीक है, तो ये वाला आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर गैदर एट वियना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, हु होस्ट दिस कांग्रेस। तो यूरोपियन पावर जो थी वो गैदर हुई थी वियना में, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो उस टाइम पे उसको होस्ट कौन कर रहे थे, तो वहाँ के वो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, वो इसको कर रहे थे। नेक्स्ट में बोला है विच वन ऑफ द नॉट इम्प्लीमेंट अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, कौन सी ऐसा, ये तो वही है क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ही है, तो इसको तो आप रहने दें क्योंकि अभी ने डिस्कस कर लिया है, रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरीज़ वाला टॉपिक। रेवोल्यूशनरीज़ तो वही है स्टूडेंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि 1815 से लेके 1830 के बीच में रेवोल्यूशनरीज़ मूवमेंट भी चल ही रहे थे सीक्रेटली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपोज तो मोनार्की का कर ही रहे थे। 1815 में कंजर्वेटिव्स आ गए थे, तो ऐसा नहीं था कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो इसमें बोला है कि ग्यूसम मैज़िनी एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये लाइन किसने बोली है, तो ड्यूक मैटरनिक ने बोला था, क्योंकि उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई थी, ग्यूसम मैज़िनी ने बनाई थी। और जब वो 24 के थे 1831 में, तो आपको याद होगा कि उनको रेवोल्यूशन जो उन्होंने चलाया था उसके लिए 1831 में जो उन्होंने अटेंड करा था रेवोल्यूशन इन लंगूरिया में, तो वहाँ से उनको निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया था। क्योंकि जो इसमें आप देखेंगे जो ग्यूज़फ मैज़िनी थे, जो मेन उन्होंने स्ट्रगल करा था, किसके लिए करा था, हाँ, ये जो स्ट्रगल चल रहा था वो किस लिए चल रहा था, मोनार्क के अगेंस्ट चल रहा था, लिबर्टी के लिए चल रहा था, और फ्रीडम के लिए चल रहा था। तो स्टूडेंट यही आपको चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, और मेन ग्यूज़फ मैज़िनी का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको लगे कि हाँ हमें याद नहीं करना है, क्योंकि भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर के लिए किसने बोला, ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट है हु सेड द व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, ये कमेंट किसने करा था, तो ये भी ड्यूक मैटरनिक ने बोला था कि फ्रांस के अंदर जो भी चेंज होता है वो रेस्ट ऑफ यूरोप पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे कि 1789 का रेवोल्यूशन हुआ तो रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी उसके इफेक्ट आए, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद
कि नहीं आए, ऐसा नहीं था। और 1830 में फिर रेवोल्यूशन आता है, तो सीधी सी बात है उसका इफ़ेक्ट यूरोप के अदर पार्ट्स में पड़ ही रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि बेल्जियम क्या कर जाता है, नीदरलैंड से अलग हो जाता है। क्योंकि रेवोल्यूशन जो था जुलाई में आया था, जुलाई 1830 में, वो एक स्पार्किंग था, मतलब कि भाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेंजेस था। ओवरथ्रो कर दिया था कंजर्वेटिव्स को जो 1815 में बैठे थे। तो लुइस फिल्फी थे, उनको बैठाया भी था, तो लेकिन कह दिया था फ्रांस के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। उसके बाद बेल्जियम भी नीदरलैंड से अलग हो जाता है। फिर हमने उसके बाद देखा था जो ग्रीस है वो भी ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आ रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, फ्रांस से। तो इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने बोला कि ये स्टेटमेंट बोली है, फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। जो भी चेंजेस थोड़ा बहुत भी अगर फ्रांस के अंदर होता है तो यूरोप पे उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इटलियन रेवोल्यूशनरी जूसेफ मैज़ेनी बॉर्न इन 1807, ये तो आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा ही था कि, और पता ही है जिनोवा में उनका हुआ था जन्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट अबाउट यंग इटली। यंग इटली के लिए कौन सी बात जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट वॉज अ न्यूज़ पेपर एंड प्रमोट द थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ 7 स्टेट ऑफ इटली। ओटो वन बिस्मार्क वॉज इट फाउंडर एंड इट वॉज हेडेड बाय गैरिबॉल्डी, या फिर इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म बाय मैज़ेनी। तो जो सही नहीं है वो हमें उस पर टिक लगाना है। बाकी तो सारे सही हैं, लेकिन जो ओटोमन बिस्मार्क वॉज फाउंडर, सिर्फ ये वाली लाइन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अभी पूरे उसमें मैंने आपको बता दिया है टॉपिक में कि जो यूसुफ मैज़ेनी है, जिनोवा में उनका जन्म हुआ था 1807 में। सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उन्होंने एक यंग इटली मर्शल्स में, यंग यूरोपियन बर्न में, और लिबर्टी और फ्रीडम की आइडियोलॉजी में वो काम कर रहे थे, मोनार्की के अपोज थे और रेवोल्यूशनरीज थे। तो ओटोमन बिस्मार्क का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं बनता है ना, तो वो तो जर्मनी का है, तो यहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। फिर आता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो ये तो आप फटाफट से आंसर दे देंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। ये आपको नेम अब तो रट जाना चाहिए, यूसुफ मैज़ेनी कौन है, क्या है, और क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, बिलीव दैट गॉड एंड इंटेंटेड नेशंस टू द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये लाइन किसने बोली थी। एंड सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। तो ये लाइन यूसुफ मैज़ेनी ही नहीं बोली थी कि नेचुरल मैनकाइंड है, एक नेचुरल नेशन है, गॉड ने बनाया है, और छोटे छोटे किंगडम में जो बटे हुए हैं या ये स्टेट्स बने हुए हैं, तो वो क्या कह रहे थे कि सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू, अलग अलग पार्ट्स में जो 7 स्टेट्स में बटी हुई थी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। तो इसीलिए यूसुफ मैज़ेनी ये लाइन बोलते हैं कि ये एक बिलीव करते थे इस लाइन पे। नेक्स्ट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 1848। हमने 1830 का तो देखा कि 1830 में क्या हुआ था कि लिबरल ने टेक ओवर कर लिया था और कंजर्वेटिव्स को हटा दिया था और उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था। ठीक है, तो अभी हम उसके अंदर देखेंगे 1830 से लेके 48 के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि 1830 में स्टूडेंट, ये तो हो गया फ्रांस के अंदर। फ्रांस के बाद फिर से बेल्जियम में होता है, ठीक है, बेल्जियम के बाद ग्रीक में होता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। साथ में कुछ रोमांटिक नेशनलिज्म फीलिंग भी होती हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी मतलब उससे पोइट्री से, स्टोरी से, म्यूज़िक से एक एक्सप्रेस करते हैं, शेप नेशनलिस्ट फीलिंग की लोगों के अंदर डालते हैं। कल्चर एक प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करता है नेशन के आइडिया में। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट रहा नेशनलिज्म के लिए, जो फीलिंग थी मर्ज करने का टाइम पीरियड जो 1830 से लेके 1848 तक। तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, रोमांटिक नेशनल फीलिंग इमर्ज हुई। उसके बाद इसमें एक तो रेवोल्यूशन चल ही रहा था, फ्रांस में भी अपहिल थोड़ा बहुत चेंजिंग चलेंगे। अभी हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप वाला, रिवॉल्ट वाला जो पीरियड है वो आ जाता है, क्योंकि हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट जो है वो इसी टाइम पीरियड में आता है। 1848 में एक रेवोल्यूशन थोड़ा सा और चल रहा था, वो जर्मनी में चल रहा था। तो दोनों देखेंगे, फ्रांस के अंदर भी चेंजेस अभी हो ही रहे थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और साथ साथ जर्मनी में भी वहाँ पे थोड़ा सा टर्मोइल देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 1830 से लेके 1848 का जो पीरियड है वो एक बहुत बड़ा चेंजेस है अपने आप में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया है, द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस वाज लेड बाय, ऑब्वियसली मिडिल क्लास थे जो इसको क्या कर रहे थे, अपने हाथों में उन्होंने इसको कमांड ले रखी थी। व्हाट वर द कंसिक्वेंस ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन 1830, 1830 का कंसिक्वेशन क्या रहे, कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम। तो हमें पता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ गया था लुइस फिल्फी के साथ, उनको बोला था कि आप हेड बने रहो लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। और अपराइजिंग द ब्रुशल टुक प्लेस विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। ये भी सही है कि जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ए और बी पे टिक लगा दीजिएगा, सी पे। अब आता है विच कंट्री हैड बिन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ग्रीस था जो कि ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ओटोमन एम्पायर क्या था और कैसे था। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया ही कि 1830 के अंदर जो चेंजेस चल रहे थे, तो वहाँ पे पहले फ्रांस में आया चेंज आया है, उसके बाद बेल्जियम अलग हो जाता है नीदरलैंड से। फिर जो हमने देखा कि जो ग्रीक है, ग्रीक यानी जो लोग होते हैं ग्रीस के अंदर रहते हैं, तो उन्होंने वॉर करी इंडिपेंडेंट के लिए। तो वो क्या चाहते थे, अलग होना चाहते थे क्योंकि उनका कल्चर क्रिश्चियनिटी था और जो ओटोमन एम्पायर के अंदर लोग रहते थे वो मुस्लिम थे। तो आपस में इनका क्या रहता था, नहीं बनती थी। तो इनका जो कल्चर था उसको कौन हेल्प करता था, जो यूरोप, रेस्ट ऑफ यूरोप है वो इसको हेल्प करता था, क्योंकि वो क्या कहता था, ग्रीस से क्या है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। यानी दैट मीन्स जो पोएट और आर्टिस्ट हैं वो यही कहते थे कि ग्रीस का कल्चर बहुत ज़्यादा, ग्रीस के कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हैं कौन, यूरोपियन, क्योंकि और उनको एक सिंपैथी भी थी उन्हीं के साथ, तो उनके कल्चर के साथ। जैसे कि मथुरा है इंडिया के अंदर, मथुरा से सबके सेंटिमेंट्स लोगों के ज़्यादा जुड़े हैं, दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं और उससे कल्चर से बहुत लोग सीखते हैं। तो ऐसे ही, तो यहाँ पे जो एक लॉर्ड बायरन है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड बायरन एक जो कि पोएट थे ब्रिटेन के, और वो फंड भी देते हैं इस फाइटिंग के लिए, वॉर के लिए। उनकी डेथ हो जाती है 1824 में फीवर से, जब वो वॉर में लड़ रहे होते हैं, गए होते हैं। लेकिन लास्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो साइन होती है 1832 में, और फाइनली वो ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक नेशन बन जाता है, ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो जाता है, 1830 का पीरियड है, उसी के अंदर ये आपको चेंज देखने को मिलेंगे। और डेट ध्यान रखनी है, ग्रीस, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब 1830 के बाद वाला है। लेकिन अब 1830 में हम स्टूडेंट ये भी देखेंगे कि और क्या क्या चेंज हुए थे। तो ग्रीस से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया ग्रीस हो गया, और ग्रीस बिकम इंडिपेंडेंट 1830 में हुआ है। और ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, 15th सेंचुरी में उसका पार्ट था, लेकिन फिर उसके बाद 1832 में अलग हो जाता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन कार्डल कौन कहते थे, विच इज़ नन ऑफ कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस को माना गया है कि वो यूरोपियन के लिए एक जो उनका कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है। अब आता है ट्रीटी ऑफ 1832, ग्रीस की जो साइन हुई थी कब, उस ट्रीटी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1840 इन पेरिस। पेरिस में जो रिवॉल्ट हुआ था, अब ये इस पे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो बच्चे 1830 में जब हम देख रहे हैं कि लुइस फिलिपिन को बैठा दिया था, लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना था, बट ऐसा नहीं था कि सब कुछ सही हो गया है, ठीक है चल रहा है, अब ऐसा चलता रहेगा, नहीं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमें पता है पॉपुलेशन तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो ही रही थी ओवरऑल यूरोप के अंदर, साथ में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो क्या हो रहे थे, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पॉपुलेशन अब जो रूरल एरिया की थी वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, तो वो शहर में आ रहे थे जॉब्स के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो शहर में
बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ओवर क्राउडेड हो ही रहा था। ऊपर से स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। किसके साथ? मशीनरी गुड के साथ, जो कि इंग्लैंड में बनता था। वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो मशीनों से बन के आता था, तो वो सस्ता पड़ता था। तो फ्रांस के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और अगर हम गांव में देखें तो वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री साइड्स में। तो पीजेंट जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन था उनके ऊपर, फेडरल जो सिस्टम उस टाइम पे चलता था, जो उनके ऊपर लगान लगाया जाता था, ठीक है, रिवेन्यू लगाया जाता था। और राइस ऑफ फूड जो है, प्राइस उसके बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बैड हार्वेस्टिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग फेलियर होने की वजह से प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट का डिमांड ज़्यादा थी और लिमिट की जो सामान था, प्रोडक्शन जो क्वांटिटी वो लिमिट की बच गई थी। तो ये सारा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पेरिस के अंदर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राजा के महल के आगे प्रोटेस्टिंग करते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो राजा डर भी जाता है। फोर्स टू फ्ली हमने देखा भी था कि जो लुइस फिलिपी हैं वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं कि जो ये फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन पेरिस में इकट्ठा हुई थी, रोड पे आ चुकी थी, तो उनको डर था कहीं हम भीड़ मुझे मार ना दे, तो वो भाग जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमने कहाँ पे देखा था? हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट वाला सिस्टम। जो हंगर था, रिवॉल्ट था, ये सारा सिस्टम चल ही रहा था। यानी वहाँ पे टर्मोइल हो ही रहा था, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि सेटिस्फाइड था। तो ये सारा सिस्टम कहाँ से है? रिवॉल्ट 1840 से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें बोला है नॉट एसोसिएटेड। एसोसिएटेड तो आपको पता चल गया, अब नॉट कौन सा है, यानी क्या इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम देखें, ये फर्स्ट वाला तो है ही है, जो भी हमने पढ़ा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन के अंदर वो फेस कर रहे थे कंपटीशन। ये फोर्स शॉर्टेज भी है जो वो फेस कर ही रहे थे। अब ये थर्ड है कि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21। तो ये यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोक्लेम करने का इसका कोई लेना देना तो है नहीं। और मैन और वुमेन, लिबरल, मिडिल क्लासेस कंबाइन दियर डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल विद द नेशनल यूनिफिकेशन। तो ये इसका भी जर्मनी से रिलेटेड है। जब वो जो मिडिल क्लास है, मैन वुमेन, ऑल नेशनल जर्मन असेंबली को की फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पे वोट डालने के लिए वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लगा सकते हैं इसके सी और डी पे। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ग्रांटेड सफरेज टू ऑल। नहीं, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम करा था रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द एडल्ट मेल अबव 21। ये तो है, इसमें कोई वो नहीं है, ये बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया। ये वाला आपको करना है, डी वाला, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये भी तो करा था ना चेंजेस, क्योंकि नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दिया था रिपब्लिक। नहीं, ये दोनों ही है, सी और डी। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिखा हुआ है यहाँ पे। यस, हाँ ठीक है। तो सी और डी दोनों हैं, मतलब जो एसोसिएटेड नहीं है रिवॉल्ट से, जो पेरिस में हुआ था, सी और डी। क्योंकि बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक एक वर्ड से देख लो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने देखा था एस्टेब्लिश हो गई थी। बट ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपको पीरियड भी तो देखना है ना। 1848 का पीरियड है, वो 1830 वाला पीरियड नहीं है कि हाँ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था तो हमें तो लग रहा है अरे हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था। नहीं, क्योंकि अभी लुइस भाग जाते हैं तो नेशनल असेंबली क्या कर रही है, रिपब्लिक बना रही है उसको, और सब जितने भी एडल्ट हैं उनको वोट डालने का राइट दे रही है। ठीक है बच्चे, तो एक एक वर्ड, वही मैं कहती हूँ कि वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर हमें पीरियड नहीं पता ना तो मिस्टेक हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा अरे ये भी तो हुआ था फ्रांस के अंदर, ये भी तो हुआ था, हाँ, तो वो सारे हमें ऑप्शन थोड़ा सा हो सकते हैं कि हम मिसगाइड हो जाएं। तो पीरियड ज़रूर ध्यान रखना है कि 1789 का पीरियड, 30 का पीरियड चल रहा है या 48 का पीरियड चल रहा है, तो उससे होप्सो आपकी हेल्प हो जाएगी और फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सी और डी इसमें पेरिस वाले जो रिवॉल्ट है उससे एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब आता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज फ्रैंकफर्ट असेंबली।
कौन से प्लेस पे फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वे हुई थी? तो ये सेंट पॉल चर्च में हुई थी। मैंने बोला है कि 1830 और 1848 के बीच में जो रेवोल्यूशन फ्रांस में तो चल ही रहा था, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला जो चेंजेस था। साथ में जो जर्मनी है वहाँ पे भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वो पीरियड भी यहाँ पे बोला है कि मिडिल क्लास थे जो कि इसको एसोसिएशन कर रहे थे, और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो वो वोट डालते हैं किसके लिए? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए डिसाइड करते हैं। 18 मई और 1848 को ये मेंबर होते हैं, 831 मेंबर होते हैं समथिंग, आप एक बार देख लेना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो मार्च करते हुए कहाँ जाते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं। और ये मीटिंग कहाँ कन्वे होती है? चर्च में, और चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो इसीलिए तो चर्च ऑफ सेंट पॉल ध्यान रखना है। 18 मई 1848 आपको ध्यान रखना है। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ध्यान रखना है। मिडिल क्लास प्रोफेशन वाला वर्ड है क्योंकि इन्होंने ही इसका जो लिबरल क्लास थी वो ही रेवोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मन एक नेशन बन जाए। क्योंकि प्रुशिया एम्पायर जो था, और उसके राजा कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग थे उस टाइम पे। तो वो चाहते थे कि भाई जर्मन के अंदर भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये टर्मोइल चल ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो राजा के सामने इस प्रपोजल को रखते हैं कि भाई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है अब एक जो मतलब मोनार्की से सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट बनना चाहिए, जर्मन नेशन बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन के लिए, जर्मन नेशन के लिए और पार्लियामेंट सिस्टम के लिए। तो वो क्या करते हैं, फिर उनके सामने रख देते हैं। लेकिन जो वो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ होते हैं वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जब जर्मन का यूनिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जो राजा बनते हैं वो इनके भाई होते हैं। वो फ्रेडरिक विलियम वन है और ये फ्रेडरिक विलियम फोर है। ये तो इनकी तो बाद में डेथ हो जाती है, तो इनका फिर आगे कोई इतना यूनिफिकेशन में बाद में इनका रोल नहीं होता। नेम मैं बार बार कह रही हूँ, नेम ही है जो कन्फ्यूज़न करते हैं, शायद मिस्टेक हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ऐसे कैसे, मेरी तो वैल्यू ख़त्म हो रही है। तो वो अपोज करते हैं, जो ये अपोज हो रहा था मोनार्की सिस्टम के लिए, तो वो मना कर देते हैं। और वहाँ पे जो मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी हैं, वो भी अपोज करते हैं। पार्लियामेंट जो ये होता है फिर ये क्या हो जाता है, वहीं पे रद्द हो जाती है, क्योंकि जो पुअर वर्कर आर्टिज़न होते हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि मिडिल क्लास सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। और मोस्टली जो पार्लियामेंट के अंदर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो इन्हीं का था, मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास तो रिच थी, तो किसी का वहाँ पे सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये जो था ऑल नेशनल जर्मन असेंबली फेल हो जाती है, पार्लियामेंट फेल हो जाती है। और ये आपको पूरा ध्यान रखना है, जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप टिक लगा सकें। तो फिर है नॉट ट्रू दिस रिस्पेक्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसमें सोशल बेसिस ऑफ एरोडेड बिकॉज इट इज़ डोमिनेटेड बाय द प्रॉस्पर आर्टिजन। इसमें क्वेश्चंस में स्टूडेंट सब कुछ दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट सारे जो लग रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है वो भी ठीक ही है। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन डिसाइड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसमें बोला अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, अब बहुत नंबर में जो जर्मन पॉलिटिकल एसोसिएशन थी उन्होंने क्या करा, इसको इसमें पार्टिसिपेट लिया था। तो ये भी सही है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन इन द चर्च में ये भी हुआ था। अपोजिशन ऑफ द आरिस्टोक्रेसी मिलिट्री टू द पार्लियामेंट ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे एक सी वाला जो ऑप्शन है नॉट आ रहा है, इस पे आप लगा लो नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि जो आरिस्टोक्रेसी थे नहीं बिकम अ स्ट्रॉन्गर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए थे। टू द पार्लियामेंट्री ग्रो स्ट्रॉन्गर वाला वर्ड नहीं है, टू द वो बिकम स्ट्रॉन्ग बन गए थे, ना कि उन्होंने पार्लियामेंट्री को स्ट्रॉन्ग बना दिया था। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, ये भी है ही कि हो गया था।
तो इस देखा एक एक वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री टू द पार्लियामेंट्री ग्रो स्ट्रॉन्गर, मतलब वो अपोजिशन कर रहे थे जो अरिस्टोक्रेसी है मिलिट्री पार्लियामेंट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नहीं वो तो बल्कि इसके अपोजिशन में ही थे। ठीक है, वो ऑलरेडी क्या बन रहे थे, वो खुद ही इसका अपोज कर रहे थे। इस पे टिक लगा देना। नेक्स्ट है वुमेन वर एडमिटेड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल बट ओनली एज, यहाँ पे वुमेन है जो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आई थी बट एज ए ऑब्जर्वर, क्योंकि उनको वोट डालने का राइट तो पहले ही नहीं था, ना बोलने का और ना ही पार्टिसिपेट लेने का कोई राइट था। तो लेकिन वो चाहती तो थी कि भाई ठीक है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हो जाए, बट जो वो पार्लियामेंट बनाना चाहते थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो वो फेल हो जाता है। लेकिन वुमेन थी, चाहती थी, लेकिन उनको सिर्फ ऐसे ऑब्जर्वर बनकर वहाँ पे देखने के लिए अलाउड था। नेक्स्ट में है कि विच ऑफ इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है। तो ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हैं। ये भी हमने देखा कि 8031 हैं जो पार्टिसिपेट लेते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं, असेंबली द फोर्स द डिसबैंड ऑफ ट्रू वर कॉल्ड इन ऑप्शन। तो इसमें से बोला है विच इज़ नॉट ट्रू, एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, वो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब है असर्शन। असर्शन में क्वेश्चन में पूछा है कि सर्फडम बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश इन हम्सबर्ग डोमेन एंड रशिया। तो सर्फडम और बाउंडेड लेबर जो था वह अबॉलिश हो जाता है हम्सबर्ग डोमेन एंड रशिया, और इसका रीज़न है मोनार्क हैड रियलाइज दैट रेवोल्यूशन कुड बी रेसिस्टेड ओनली बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू लिबरल नेशनलिस्ट रेबल्स। तो आपने देखा ही था कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी सर्फडम और बाउंडेड लेबर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे हम्सबर्ग एम्पायर से। तो हम्सबर्ग एम्पायर से, क्योंकि कंजर्वेटिव को भी जब जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो जाता है तो उनको समझ आ जाता है कंजर्वेटिव्स को कि अगर आज हमने चेंज नहीं करा तो कल हमें रूल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम्सबर्ग पे जो डोमेन था रशिया का था, तो द सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर वर अबॉलिश इन द हम्सबर्ग डोमेन एंड इन रशिया। वहाँ पे जो सर्फडम है और बाउंडेड लेबर था वो ख़त्म कर दिया जाता है। कंजर्वेटिव कहते हैं कि अब हमें चेंज होना पड़ेगा अगर रूल करना है, तो वो हम्सबर्ग जो है वहाँ पे ये सिस्टम, ये तो सही है। उसके बाद फिर है मोनार्की हैड रियलाइज, हाँ ये भी सही है कि उनको रियलाइज़ हो जाता है कि जो रेवोल्यूशन है वो जो रेसिस्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, और इसीलिए वो ग्रांटेड करते थे कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेबल्स। तो जो कंसेशन था लिबरल नेशनलिस्ट रेबल्स का वो क्या कर देते हैं, ये ग्रांटेड कर देते हैं कि हमें करना चाहिए। क्योंकि जो हमने देखा था मोनार्क वर 1848 में नॉट रिस्टोर द ओल्डर, यानी जो लिबरल फोर्स थी वो सप्रेस कर दी थी कंजर्वेटिव ने, तो वो दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो 1848 में हमने देखा था कि मोनार्क वर बिगन इन टू रियलाइज, उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन रिप्रेशन कुड बी एंडेड, हम उसको एंड कर सकते हैं रेवोल्यूशन को या रिप्रेशन को कैसे, ग्रांटेड कंसेशन, कुछ कंसेशन देने से। जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज चाहते हैं अगर हम उसे उसी टाइप में कुछ ग्रांटेड कर दें तो होप सो हम आगे कभी भी रेवोल्यूशन और रिप्रेशन को, वो रेवोल्यूशन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो वो जो लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे वो कंसेशन, उन चीज़ों को कंसेशन करा और उस पर मोनार्कियल्स ने वर्क करा, कंजर्वेटिव्स ने वर्क करा, उनकी फोर्सेस ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे दोबारा जो अभी हुआ है दोबारा से ऐसा कोई कंडीशन आए रिस्टोर हो, और वो कह रहे थे हम कब तक इसको दोबारा से रिप्रेस करेंगे। तो अब जो चेंजेस थे वो खुद कंजर्वेटिव ही चाहते थे कि जो लिबरल चाहते हैं वो अब हम खुद ही, अगर हमें अपना सिंहासन बचाना है तो करना पड़ेगा। तो ये सही है कि उनको रियलाइज़ हो गया था कि द रेवोल्यूशन कुड बी रेसिस्ट, विद्रोह हो सकता है, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ ग्रांटेड कर देना चाहिए। नेक्स्ट में है ऑप्शन विच इज़ नॉट मोस्ट सुटेबल, कौन सा सुटेबल है, एंड ये तो असर्शन का रीज़न ही है, तो
ऊपर जो हमने देखा था वो ए वाले पे आप टिक लगा दीजिएगा। ये वो दे रखे हैं, ABCD ऑप्शंस हैं कि असर्शंस और रीजंस अगर ट्रू हैं तो ठीक है, और उसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन की, हाँ ए, तो ए पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन, द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन आर कंट्रोवर्शियल्स वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन 1848। तो यहाँ पे जो लाइन बोली है कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वुमेन्स के, वो कंट्रोवर्शियल रहे थे लिबरल मूवमेंट के लिए 1848 में। और इसमें बोला है वुमेन वर कंसीडर मोर सुपीरियर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन बाय द सोसाइटी। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि उनको तो वीक कंसीडर किया गया था, वीक समझा जाता था। एंड बिकॉज ऑफ देयर एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस इन लिबरल मूवमेंट, चाहे वुमेन ने कितनी भी मतलब परफॉर्मेंस बेस्ट करी हो, बट फिर भी वुमेन्स के लिए कोई इतना इम्पॉर्टेंट वर्क तो नहीं था, मतलब उनको इतना वोट डालने का राइट भी नहीं था। तो वुमेन्स के लिए अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल इशू था, मतलब कि भाई इनको राइट हो, पॉलिटिकल राइट हो या ना हो, तो ये तो था कि भाई फर्स्ट वाला तो ठीक है, इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट के साथ कंट्रोवर्शियल रहा था कि उनके पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके लिए वो फाइटिंग कर भी रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, पार्टिसिपेट लिया था उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में, एक्टिविटीज़ में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी, न्यूज़पेपर्स बनाए थे और मीटिंग्स करी थी, डिमॉन्स्ट्रेशन करे थे। बट डिस्पाइट ऑफ दिस डिनाइड, मतलब फिर भी डिनाइड कर दिया था, उनका कोई इतना पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। और जो सफरेज राइट थे वो तो इलेक्शन में, असेंबली में उनको कोई मिला नहीं था। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी अगर वुमेन्स का कोई सीन था तो वो सिर्फ एज अ विजिटर था, गैलरी में ऑब्जर्वर का था। तो ये आप ए तो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है कि इशू था, और जो बी है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप इस पे टिक लगा लीजिए कि रीज़न आर ट्रू बट नहीं, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो सी पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर अप करे हैं सारे हैं। अब सिर्फ इसमें बचे हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, क्योंकि 1830 से लेके 48 के पीरियड में ये फीलिंग भी इमर्ज हो ही रही थी, और लोग जो थे वो क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे। लाइक जैसे कि पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कौन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, आर्ट और म्यूज़िक तो करते ही करते हैं। नेक्स्ट है एक कल्चर मूवमेंट विच शॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो नेशनल सेंटिमेंट में कौन है जो एक कल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे क्या कहते हैं, रोमांटिसाइज्म कहते हैं। यानी जो एक ऐसी फीलिंग होती है, जो पोएट होते हैं पोएट्री और स्टोरी के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डालते हैं। अब ये वॉकिज का मतलब क्या होता है, यानी ट्रू स्पिरिट होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट है जो पोलिनाइज और मुजेरिका जो हैं सिंबल हैं डांस के, तो वो कहाँ पे यूज़ किया गया था इसको, पोलैंड में, क्योंकि रशिया ने जब पोलैंड पे अपना डोमेन करा था, इन्फ्लुएंस करा था, तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनका कल्चर चेंज करने का, रिलीजन चेंज करने का, लैंग्वेज उनका जो था वो उसको बंद कर दिया था, मतलब कि आप अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते और रशिया लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे पोलैंड में फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डालने के लिए। जो आर्टिस्ट थे और जो पोएट थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वर्क करा। तो हु सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हीज ओपेरा एंड म्यूज़िक इन पोलैंड। तो कौन थे जिन्होंने म्यूज़िक के थ्रू स्ट्रगल करा, तो सीधी सी बात है कैरोल कुरपिंस्की हैं, जो कि इनका नेम है इनके साथ जुड़ा हुआ वो, तो ये आपको इसमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच कंट्री बिगन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशन रेसिस्टेंट। वो कौन सी लैंग्वेज है जो एज अ वेपन बनी नेशन रेसिस्टेंट के टाइम पे,
तो अभी हम पोलैंड का पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि पोलैंड के अंदर ही लैंग्वेज जो रशिया अपना डोमेन करने की कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम पे एक लैंग्वेज ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा रोमांटिक का, मतलब रोमांटिसीज जो फीलिंग थी, क्योंकि रशिया ने क्या करा था, जो लैंग्वेज को लेकर कोशिश करी थी उस पर डोमेन करने की। रशिया क्या कर रहा था, जैसे जो वहाँ के चर्च थे वहाँ पे उनको अथॉरिटी ले ली थी, और जो वहाँ के लोग थे उनको बोल दिया था पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो, और वहाँ के फिर रशियन डोमिनेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसके अगेंस्ट में वहाँ के लोगों ने पीपल करा, स्ट्रगल करा, क्योंकि वहाँ के जो प्रीस्ट थे और उनको जेल में डाल दिया था जो पुजारी थे, और उनको बैन कर दिया था कि आप इस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हो। तो ये वहाँ पे हुआ था। और नेक्स्ट है द वीवर ऑफ सेलिसा रिवॉल्ट इन 1845 अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज। ये क्यों हुआ था, क्या है सेलिसा रिवॉल्ट? वही हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला पीरियड में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हंगर 1830 से 1848 के पीरियड में हमने देखा था टर्मोइल हो ही रहा था फ्रांस के अंदर, उसमें से ये भी एक रिवॉल्ट था जो वहाँ पे हो रहा था। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो गांव में जाते थे, वीवर्स को क्या देते थे, वर्क देते थे, और वो काम करके इनको कॉन्ट्रैक्ट को दिया करते थे। बट इन्होंने क्या कर दिया, उनका वेजेस कम कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी पेमेंट जो थी वो नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, उनका रिड्यूस कर देते हैं जो वेजेस होती है। तो उसके लिए फिर ये प्रोटेस्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के घर भी जाते हैं और मार पीट भी होती है। तो फिर भी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो रिच होते हैं, तो वो पुलिस को लेके आते हैं और वीवर्स को ही पनिशमेंट देते हैं। तो ये सारा कुछ चलता है। तो ये किसके अगेंस्ट था, कॉन्ट्रैक्टर और सेलिशा में हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के और वीवर्स के बीच में हुआ था। तो इसमें बोला है कि अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज वीवर अगेंस्ट थे, वीवर के क्यों थे। तो अगेंस्ट वाले लाइन में तो द कॉन्ट्रैक्टर हु गेव द पेमेंट ड्रास्टिकली, या फिर द कॉन्ट्रैक्टर टुक एडवांटेज ऑफ देयर माइजरी एंड डिस्पैरेट नीड फॉर जॉब्स बोथ ए एंड बी, एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड किल्ड 11 वीवर्स। तो वैसे तो ये सही है कि भाई बी वाला भी ठीक ही है कि भाई उनकी जॉब की ज़रूरत थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनका फ़ायदा उठाते ही थे। लेकिन अगर हम देखें तो जो कॉन्ट्रैक्टर हु गेव द पेमेंट ड्रास्टिकली, तो ये वाले पे आप इस पे क्या लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, क्योंकि सेलिशा में जो हुआ था उसके अंदर उनकी जो पेमेंट थी वो क्या हो गई थी, रिड्यूस तो करी थी। तो डिमांड तो उनकी अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट हम देखें, जितना कॉन्ट्रैक्टर और उनकी फैमिली रहती थी, मतलब जिस तरीके से, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन जो वीवर थे सेलिशा के, तो जो उन्होंने रिवॉल्ट करा ही इसलिए था कि जो सप्लाई थी रॉ मटेरियल की वो करते थे कॉन्ट्रैक्टर, और जो ऑर्डर देते थे फिर ये फिनिश करके उसको देते थे। तो उसकी पेमेंट रिड्यूस करने का मतलब क्या बनता है, तो बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, तो पेमेंट रिड्यूस करी थी। तो आप ए पे टिक लगा लीजिए, यहाँ पे रिड्यूस वाला वर्ड थोड़ा सा मिस हो गया है, लिखा नहीं है शायद इसीलिए। तो आप ए पे टिक लगा सकते हैं इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, इसलिए वहाँ पे लोग जो थे। और माइजरी ऑफ द वर्कर इन एक्सट्रीमली डिस्पैरेट नीड फॉर जॉब टेकन एडवांटेज बाय कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस फॉर गुड दे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों को जॉब की ज़रूरत थी, उसका तो फ़ायदा उठा ही रहे थे। तो ऐसा करो, आप ए और बी पे लगा लो, दोनों सेलिशा वाला ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पोलैंड के अंदर क्या हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। तो पोलैंड का मैंने आपको बताया ही है कि जो इंडिपेंडेंट था 18th सेंचुरी में, उनका एंड हो जाता है, एंड पोलैंड कम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, ये भी सही है, रशिया का पार्ट बन जाता है। पोलैंड बिकम अ पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, इसमें बोला है कौन सा, व्हाट हैपन टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी।
अच्छा, 18th सेंचुरी के एंड में क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट? तो पोलैंड वॉज पार्टिसिपेशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। तो अगर हम स्टूडेंट इसकी बात करें पोलैंड की, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि वॉज पार्टीशन जो हुआ है एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 3 ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल में कर ही लिया था। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, पोलैंड कम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकम द पार्ट ऑफ रशिया। ये भी करेक्ट ही आ रहा है। और पोलैंड वॉज पार्टीशन एट द पोलैंड का पार्ट एंड में 18th सेंचुरी 3 पावर ग्रेट। अगर हम बी पे टिक लगाते हैं तो ठीक है, इसका भी हमें आ जाता है समझ में कि हाँ भाई इसका ये आंसर है ही है। तो पोलैंड वाला जो आंसर है इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि हाँ इसका यही वाला आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो रशिया थी, जो हाँ पोलैंड एंड अगर हम देखें तो यही होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। तो ये तो सही है, क्योंकि केस ऑफ जो था कि उन्होंने हैज़ बिन पार्टीशन तो हो ही गया था 18th सेंचुरी में, ग्रेट पावर्स थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, उनका खुद का तो कोई इंडिपेंडेंट था ही नहीं। तो 18th सेंचुरी में आप इस पे टिक लगा लीजिए। अब एक पे टिक लगाना इस करेक्ट जो वाला है, तो आप पोलैंड कम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ, उसकी खुद की तो कोई इंडिपेंडेंट रह नहीं गई थी ना, तो ये तो है ही है कि लॉन्गर इवन अ पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट इज़ एन इंडिपेंडेंस टेरिटरी। तो वहाँ पे ये तो हमने देखा ही था कि जो फीलिंग है लैंग्वेज की, करोल कुरनपिंस्की जो थे उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और ओपरा और म्यूज़िक से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पोलैंड वाला जो केस है ना, ये भी एक बार आपको अच्छे से रीडिंग करना है, और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक एक पॉइंट जो कि मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से पता चले कि एक हो सकती है क्योंकि प्रॉब्लम, क्योंकि जो इसका जो पोलैंड वाला टॉपिक है वो एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ये वाले में आप इस पे टिक लगा लीजिए कि हाँ भाई इसका पार्ट बन गया था। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटरफर्ड क्लेम टू द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमंग द। तो यहाँ पे जो बोला है क्या है, तो जर्मन फिलोसफर जो थे वो क्या कहते थे, कॉमन पीपल को डिस्कवर कर रहे थे, क्लेम टू ट्रू जर्मन कल्चर को वो क्या कहते थे, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, नन ऑफ कॉमन पीपल। तो उन्होंने कॉमन पीपल के लिए बोला है कि जर्मन जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन पीपल हैं। तो इन्होंने सेंटेंस बोला था, जर्मन के फिलोसफर थे, तो इनका ये सेंटेंस ध्यान रखना। एंड कांग्रेस ऑफ वियना 1815 ग्रेट यूरोपियन पावर डिवाइडेड पोलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रेफर टू द ग्रेट पावर। वो कौन कौन सी पावर थी जिन्होंने कि वियना में जो उस टाइम पे ट्रीटी हुई थी, और उस टाइम पे उन्होंने पोलैंड के को किस किस ने अपना कंट्रोल में लिया था। तो ऑस्ट्रिया, अभी हमने देखा ही था स्टूडेंट, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो रशिया किस में है, रशिया तो है इसके अंदर, रशिया, प्रशिया, और रशिया, प्रशिया, और नीदरलैंड वाला पार्ट भी तो दे दिया था, ये भी ठीक ही है। तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं कि रशिया हो गया, ताकि वो आगे एक्सपेंड ना कर सकें। तो रशिया भी है, प्रशिया भी है, ऑस्ट्रिया भी है। और अगर हम देखें इसका एग्जैक्ट आंसर, तो स्टूडेंट आप हाँ चलो एक बार देख लेते हैं कि नीदरलैंड को, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो नॉर्थ वाला पार्ट दिया था किंगडम का, ये भी सही है, क्योंकि पावर एनेक्स जो करी थी नेपोलियन ने उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और जो प्रशिया है उसको भी दिया था, ऑस्ट्रिया को भी दिया था, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं प्रशिया, रशिया,
ये ना रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, हाँ ये दिख नहीं रहा, मतलब कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि हाँ वर्ड सामने होता है नज़र नहीं आता। रसिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये वो ग्रेट यूरोपियन पावर्स हैं कि जिन्होंने क्या करा था, कंट्रोल करा था किसको, कि जो पावर है, जो वियना की जो पावर थी, ग्रेट यूरोपियन पावर, उन्होंने पोलैंड की पावर को क्या करा था, डिवाइड कर लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड तो था वहाँ पे इस्टेब्लिश करा था, बट पावर रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, तो ये तीनों पावर को आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम टू बी सीन सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस इन पोलैंड इन 1830। तो यहाँ पे बोला है कौन सा सिंबल है जो स्ट्रगल का बना। तो सिंबल में अगर हम बोलेंगे तो देखने में तो सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन देखें, यूज़ of Polish language for religion instruction and during church gathering, religion, nationalist music and play and opera. तो as a symbol and boycott Russian language in school and official correspondence. बाइकआउट करना, रशियन लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे, सभी थे, ऑल ऑफ ये तो सभी हैं कि प्ले एंड ओपरा, ये इन्होंने नेशनलिस्ट की फीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। पॉलिश लैंग्वेज, वो भी एक इम्पॉर्टेंट उसने रोल प्ले करा, किसके लिए, एज अ यहाँ पे स्ट्रगल जो हो रहा था रशियन डोमिनेट के अगेंस्ट पोलैंड में, ठीक है। तो ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो स्टूडेंट आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो थी वो किसकी थी, तो जर्मनी ऑफ यूनिफिकेशन बिस्मार्क जो थे, तो ओटोमन बिस्मार्क हैं, वो इसको इसका हक लेते हैं, मतलब अपने, क्योंकि जो वो थे फेडरिक विलियम फोर्थ की तो डेथ हो जाती है, जो विलियम वन होते हैं राजा, वो समझ जाते हैं कि चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या कहते हैं, ओटोमन उसको विस्मारक को बोलते हैं, जो कि इनके क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, कि भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वो फिर क्या करते हैं, जर्मनी के यूनिफिकेशन करने के लिए उसको ओटोमन विस्मारक को बोलते हैं कि भाई जर्मनी का यूनिफिकेशन अब हम करेंगे। उसके बाद है हु लेड द फोर्सेस ऑफ आर्म वॉलंटियर दैट हेल्प द मिलिट्री ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। तो सार्डिनिया पिडमोंट से जाने से पहले मैं इसका समझा देती हूँ जर्मनी का, कि ये एक नेशन स्टेट, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन में, जर्मन में जो यूनिफिकेशन होता है 1848 के टाइम पे, तो वहाँ पे जो नेशन स्टेट बनाने के लिए, तो जो राजा होते हैं विलियम वन, वो इसको बोलते हैं ओटोमन को एज ए लीडरशिप में, कि वो उसके मंत्री होते हैं ना। तो जो प्रशिया है, यानी जो प्रशिया के एम्पायर होता है, वो जर्मनी को क्या करता है, वो करने के लिए, नेशन बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि राजाओं को समझ आ गया था कि अब हमें क्या करना चाहिए, उसको नेशन स्टेट बनाना चाहिए। तो 3 वॉर्स होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में, और लास्ट में प्रशियन विक्टोरी होती है, और प्रशियन किंग विलियम वन जो होते हैं, तो जनवरी 1871 में वो राजा बन जाते हैं, और फिर वर्सल्स में उनको का जो सेरेमनी होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो केसर विलियम फर्स्ट हैं, जो फेडरिक विलियम फोर्थ के भाई होते हैं, वो सिंहासन पे बैठते हैं, और जर्मनी का यूनिफिकेशन का जो मेन रहा है वो ओटोमन बिस्मारक का रहा है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई थी, ये ध्यान रखना है। फिर हु लेड द फोर्सेस ऑफ आर्म, who led the force of armed volunteer that helped the military of Sardinia Piedmont used in defeating the Austria force in 1859। तो अब हम देखें सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में, तो कैबूट थे, गारिबोल्डी थे, या विक्टर इमैनुअल, मेज़िनी या बिस्मार्क। तो यहाँ पे बोला हु लेड द फोर्सेस, किसने उस फोर्सेस को लेड किया, आर्म वॉलंटियर दैट हेल्प द मिलिट्री ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट की, ताकि वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 59 में क्या कर सकें, उसको जीत सकें।
तो अगर हम देखेंगे 1859 में, तो 1859 में तो गारी वो थे ना, कैबूर थे। हाँ, 1859 में कैबूर थे। सार्डिनिया पिडमोंट को वाला जो एरिया था वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इसमें आप कर लीजिए कैबूर। कैबूर ने जो कैबूर थे उन्होंने इसकी लीड ली थी, यानी जो सार्डिनिया पिडमोंट वाला एरिया है इटली के अंदर, तो वो किसके अंडर था? ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग एम्पायर था। सार्डिनिया पिडमोंट जो थे वो इमैनुअल के कंट्रोल में था, विक्टर इमैनुअल सेकंड के कंट्रोल में। अदरवाइज जो अलग थे, जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग के एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था। तो उससे कंट्रोल कौन लेते हैं? कैबूल ले लेते हैं। और सेंटर वाला पार्ट पैपल स्टेट के कंट्रोल में था, और नीचे वाला साउथ बर्बन ऑफ किंग ऑफ स्पेन, यानी बोथ किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज। तो ये साउथ वाला पार्ट 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट वाला पार्ट ही वो किसके पास था? इसके पास था, जो प्रिंसली हाउस हम बोल सकते हैं, इटली प्रिंसली हाउस, यानी वहाँ के राजा के हाथ में था। बाकी सब बिखरा हुआ था यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे गैरिबॉल्डी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो साउथ वाला पार्ट अपने हाथों में लेते हैं। नॉर्थ वाला कौन लेते हैं? नॉर्थ वाला ये कैबूर लेते हैं, यानी वो उसको जीत कर जो विक्टर इमैनुअल है उसको देते हैं, और 1861 में उनको राजा वहाँ का इटली का बना दिया जाता है। तो नॉर्थ में और साउथ में ये दो जगह जो पार्ट है वो वहाँ पे फाइटिंग होती है। बट जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे खुद ही वो लोग क्या कह देते हैं कि जो पॉप होते हैं पैपल स्टेट में, वो अपनी खुद ही दे देते हैं कि अपने आप को डाइल्यूट कर देते हैं अपनी पावर, और पूरा फिर इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो गारिबाल्डी और गुसेप मैज़ीनी, तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने स्टार्टिंग में रेवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। गारिबाल्डी का आपको ध्यान रखना है, जो साउथ वाला पार्ट उन्होंने ही जीता था और स्पेन से, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल था। और ये वाला नॉर्थ वाला आपको ध्यान रखना है, कैबूर ने इसको जीता था और फिर विक्टर इमैनुअल को उसको दे दिया था। हु प्ले द लीडिंग रोल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी का तो भाई आपको लीडिंग ओटो वन बिस्मार्क ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। केसर विलियम वॉज प्रोक्लेम किंग बनाया था 1871 में, ये भी आपको पता ही है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर डिफीटेड बाय प्रशिया ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर बिफोर फाइनली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन? तो यहाँ पे बोला है जर्मनी का जो किसको डिफीट करा था, मैंने आपको बताया ही था, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को हरा के। तो 7 ईयर का जो पीरियड था वो वॉर हुई और लास्ट में जर्मन का यूनिफिकेशन होता है। 3 वॉर ओवर 7 ईयर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। तो इसमें जर्मनी का तो कोई रोल प्ले है नहीं यहाँ पे, तो उसको कौन सी विक्ट्री कहेंगे? उसको कहेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, उसमें कौन सी है? इसको हम कहेंगे प्रशियन विक्टोरी। ठीक है, क्योंकि प्रशिया के एम्पायर में ये हुआ था, वहाँ पे उसको फिर जर्मन नेशन बनाया था। प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट चीफ मिनिस्टर। तो जर्मन की यूनिफिकेशन की लीडरशिप ओटोमन बिस्मार्क की हैं, और प्रोसेस कैरिड आउट प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो चीफ मिनिस्टर तो यही थे, ओटोमन बिस्मार्क। हु वॉज प्रोक्लेम द एम्पेरर ऑफ जर्मनी 1871 में? किसको जर्मनी का राजा बनाया जाता है? तो केसर विलियम फर्स्ट होते हैं जो प्रशिया के राजा बनते हैं। हु प्ले अ लीडिंग रोल? ये तो अगेन से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आप हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 2 वीडियो में। हो सकता है थोड़ा सा लार्ज टॉपिक हो गया हो, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा स्टूडेंट मेरी तरफ से थोड़ा सा स्लो हो रहा हो, बट क्या है कि अगर ऐसे ऐसे रीडिंग करती रहती तो शायद आपके फिर कुछ डाउट क्लियर नहीं होते। तो रीडिंग के साथ साथ एमसीक्यू के साथ स्टूडेंट मैंने आपको कोशिश करी है कि वो पूरा टॉपिक भी समझा सकूं। हर क्वेश्चन में मैंने पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
तो होप सो आपको हेल्पफुल रहे, क्योंकि सिर्फ सीधे सीधे रीडिंग करके अगर मैं आपको एमसीक्यू करा देती तो वो और भी जल्दी हो जाता फटाफट आपका। लेकिन अगर मैंने जो आपके टॉपिक जैसे ही जो भी क्वेश्चन आ रहा था उसका टॉपिक एक्सप्लेन करा है ताकि आप उसको और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो अब रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बचे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।